14 दिसंबर 1972 चांद की सतह पर खड़ा एक इंसान अपने आखिरी कदमों के निशान छोड़ रहा था। उनका नाम था जीन सर्नन। लूनर मॉड्यूल में वापस जाने से पहले उन्होंने एक ऐसी बात कही जो आने वाले समय में इतिहास बन गई। We leave as we came, and God willing, as we shall return. उन्होंने कहा, हम यहाँ से जा रहे हैं और एक दिन फिर लौटेंगे। उस पल किसी ने नहीं सोचा था कि यह इंतज़ार कुछ सालों का नहीं बल्कि 50 साल से भी ज़्यादा लंबा होगा। इंसान ने दुनिया बदल दी। हमने कंप्यूटर बनाए, इंटरनेट बनाया, अंतरिक्ष में सैकड़ों उपग्रह भेजे, मंगल ग्रह पर रोबोट उतारे और ब्रह्मांड के दूर दराज हिस्सों की तस्वीरें ली। लेकिन जिस चांद पर इंसान अपने पैरों से चल चुका था वहां फिर कोई नहीं गया। आज भी चांद पर अपोलो मिशनों के पदचिह्न वैसे ही मौजूद हैं। वहां न हवा है, न बारिश और न ही कोई ऐसी चीज़ जो उन्हें मिटा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इंसान आधी सदी पहले चांद तक पहुंच सकता था तो फिर हम वापस क्यों नहीं गए? क्या हमारे पास तकनीक नहीं थी या फिर इसकी कोई और वजह थी? इसका जवाब विज्ञान से ज़्यादा इतिहास में छिपा हुआ है। 20वीं सदी के दौरान दुनिया दो महाशक्तियों में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। दोनों देशों के बीच ताकत और तकनीक की ऐसी दौड़ शुरू हुई जिसे आज हम स्पेस रेस के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ अंतरिक्ष की दौड़ नहीं थी बल्कि दुनिया को यह दिखाने की लड़ाई थी कि कौन सबसे आगे है। 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक नाम का पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा। In 1957, the launch of the world's first satellite by the Soviet Union ushered in a Cold War crisis that came to be known as the race for space. पूरी दुनिया हैरान रह गई। इसके बाद दोनों देशों के बीच एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बनने लगे। कोई पहला इंसान अंतरिक्ष में भेज रहा था तो कोई नई तकनीक विकसित कर रहा था। लेकिन इस दौड़ का सबसे बड़ा लक्ष्य था चांद। Destination Moon. Beginnings of the Space Age. Next. उस समय चांद तक पहुंचना लगभग असंभव माना जाता था। इसके लिए ऐसी तकनीक चाहिए थी जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुई थी। इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए अमेरिका ने अपोलो प्रोग्राम शुरू किया। हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों ने दिन रात काम किया। कई सालों की मेहनत के बाद 20 जुलाई 1969 को इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा। ये सिर्फ अमेरिका की जीत नहीं थी बल्कि पूरी मानव सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। इसके बाद कई अपोलो मिशन हुए और वैज्ञानिकों ने चांद से चट्टानों के नमूने लाकर उसका अध्ययन किया। लेकिन इन मिशनों की एक बहुत बड़ी कीमत थी। हर मिशन पर अरबों डॉलर खर्च हो रहे थे। जैसे जैसे स्पेस रेस खत्म होने लगी, सरकारों की प्राथमिकताएं भी बदलने लगीं। लोगों का ध्यान दूसरी समस्याओं की तरफ चला गया और धीरे धीरे अपोलो प्रोग्राम भी समाप्त हो गया। 14 दिसंबर 1972 को अपोलो 17 मिशन के साथ इंसान ने आखिरी बार चांद की सतह को छोड़ा। उस दिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाली कई पीढ़ियां सिर्फ पुरानी तस्वीरों और वीडियो में ही चांद पर चलते हुए इंसानों को देखेंगी। ऐसा लगने लगा कि मानवता ने चांद का सपना हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि समय के साथ वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की जिसने पूरी सोच बदल दी। उन्हें एहसास हुआ कि चांद सिर्फ एक बंजर और निर्जीव दुनिया नहीं है। उसके अंदर ऐसे रहस्य छिपे हो सकते हैं जो भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं को पूरी तरह बदल दें। और शायद यही वह कारण है जिसकी वजह से आज 50 साल बाद पूरी दुनिया एक बार फिर चांद की तरफ देख रही है। समय के साथ वैज्ञानिकों ने चांद को एक नई नज़र से देखना शुरू किया। पहले माना जाता था कि चांद सिर्फ पत्थरों और धूल से बनी एक सूनी दुनिया है जहां इंसानों के लिए कुछ भी खास नहीं है। लेकिन नई रिसर्च ने इस सोच को बदल दिया। चांद के ध्रुवीय क्षेत्रों में ऐसे संकेत मिले कि वहां अरबों साल पुरानी पानी की बर्फ मौजूद हो सकती है।
पहली नज़र में यह एक साधारण खोज लग सकती है, लेकिन अंतरिक्ष विज्ञान में इसका महत्व बहुत बड़ा है। पानी का मतलब सिर्फ पीने का साधन नहीं होता। पानी से ऑक्सीजन बनाई जा सकती है जिससे अंतरिक्ष यात्री सांस ले सकें, और पानी को अलग करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे रॉकेट ईंधन भी तैयार किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि भविष्य में चांद सिर्फ एक मंजिल नहीं रहेगा, बल्कि अंतरिक्ष यात्राओं का एक स्टेशन बन सकता है। वैज्ञानिकों की नज़र सिर्फ पानी पर नहीं है। चांद पर कम गुरुत्वाकर्षण होने की वजह से वहां से रॉकेट लॉन्च करना पृथ्वी की तुलना में कहीं आसान हो सकता है। अगर भविष्य में चांद पर स्थायी बेस बन जाता है तो मंगल ग्रह और उससे भी दूर की यात्राएं काफ़ी आसान हो जाएंगी। आसान शब्दों में कहें तो हो सकता है कि एक दिन इंसान मंगल की यात्रा पृथ्वी से नहीं बल्कि चांद से शुरू करे। यही कारण है कि दुनिया के कई देश और निजी कंपनियां एक बार फिर चांद की दौड़ में शामिल हो चुकी हैं। अब यह सिर्फ विज्ञान का सवाल नहीं है, बल्कि भविष्य की तकनीक, संसाधनों और मानव सभ्यता के विस्तार का सवाल बन चुका है। इसी बदलती सोच के साथ नासा ने एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की जिसका नाम रखा गया आर्टेमिस प्रोग्राम। Through Artemis, the twin sister of Apollo, we are returning to the moon. ग्रीक पौराणिक कथाओं में आर्टेमिस अपोलो की जुड़वां बहन मानी जाती हैं। अगर अपोलो ने इंसान को पहली बार चांद तक पहुंचाया था तो आर्टेमिस का उद्देश्य है इंसान को वहां वापस ले जाना और इस बार भविष्य के लिए मजबूत नींव तैयार करना। लेकिन इतने बड़े मिशन को एक ही कोशिश में पूरा करना संभव नहीं था, इसलिए नासा ने इसे कई चरणों में बांटा। सबसे पहले आया आर्टेमिस 1। यह एक बिना चालक वाला मिशन था। इसका उद्देश्य था नई तकनीकों की जांच करना और यह देखना कि ओरियन स्पेसक्राफ्ट और नए सिस्टम सुरक्षित तरीके से काम कर सकते हैं या नहीं। यह मिशन सफल रहा और ओरियन ने चांद की यात्रा पूरी करके सुरक्षित वापसी की। इसके बाद अगला कदम है आर्टेमिस 2, जिसमें अंतरिक्ष यात्री पहली बार इस नए सिस्टम के साथ चांद की परिक्रमा करेंगे। वे चांद पर उतरेंगे नहीं। और फिर आएगा आर्टेमिस 3। लेकिन किसी भी महान मिशन की सबसे बड़ी ताकत मशीनें नहीं, बल्कि उन्हें उड़ाने वाले लोग होते हैं। वर्षों की कठिन ट्रेनिंग, हजारों घंटों की तैयारी और अनगिनत सिमुलेशन के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को ऐसे मिशनों के लिए चुना जाता है। आर्टेमिस 3 के लिए चुनी गई टीम में अनुभवी अंतरिक्ष यात्री और नए चेहरे दोनों शामिल हैं। इस मिशन का नेतृत्व करेंगे रैंडी ब्रेसनिक, जो एक अनुभवी टेस्ट पायलट और अंतरिक्ष यात्री हैं। उनके साथ होंगे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के लुका परमितानो, जिन्होंने पहले भी अंतरिक्ष में समय बिताया है। टीम में आंद्रे डगलस भी शामिल हैं, जो पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे, और फ्रैंक रूबियो, जिन्होंने अंतरिक्ष में लंबा समय बिताकर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। यह सिर्फ 4 लोगों की टीम नहीं है, बल्कि हजारों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के वर्षों की मेहनत का चेहरा है। यही वह मिशन है जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया कर रही है। यही वह मिशन है जो 50 साल की खामोशी को ख़त्म कर सकता है। लेकिन इस मिशन की जटिलता को समझना ज़रूरी है। ये अपोलो की तरह सीधी यात्रा नहीं होगी। इसमें नई तकनीकें होंगी, नए अंतरिक्ष यान होंगे और ऐसी प्रक्रियाएं होंगी जिन्हें पहले कभी इस स्तर पर अंजाम नहीं दिया गया। एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती है। लेकिन शायद सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। आखिर आर्टेमिस 3 इंसानों को दोबारा चांद पर कैसे उतारेगा? क्या यह मिशन सचमुच इतिहास बदल देगा या फिर आधी सदी बाद चांद पर लौटने का सपना एक बार फिर अधूरा रह जाएगा? आर्टेमिस 3 की शुरुआत होगी एक ऐसे रॉकेट से जिसे नासा ने अब तक के सबसे शक्तिशाली रॉकेटों में से एक बनाया है। इसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम या SLS। जब यह रॉकेट पृथ्वी से उड़ान भरेगा तो उसके ऊपर होगा ओरियन स्पेसक्राफ्ट, जिसमें अंतरिक्ष यात्री यात्रा करेंगे। लॉन्च के कुछ ही मिनटों बाद रॉकेट अपना काम पूरा कर चुका होगा और ओरियन अपनी कई लाख किलोमीटर लंबी यात्रा पर निकल पड़ेगा। कई दिनों तक अंतरिक्ष में सफर करने के बाद यह चांद की कक्षा में पहुंचेगा, लेकिन मिशन का सबसे कठिन हिस्सा अभी बाकी होगा। अपोलो मिशनों में अंतरिक्ष यात्री सीधे अपने लैंडर के साथ चांद तक जाते थे, लेकिन
आर्टिमिस 3 का तरीका अलग है। अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की कक्षा में एक अलग लूनर लैंडर तक पहुंचना होगा। वहां से वे चांद की सतह की ओर उतरेंगे। अंतरिक्ष में 2 अलग अलग यानों का मिलना, फिर सुरक्षित तरीके से अलग होना और उसके बाद चांद पर सटीक लैंडिंग करना, यह सब इंजीनियरिंग की सबसे जटिल प्रक्रियाओं में गिना जाता है। यहाँ हर सेकंड की गणना पहले से की जाती है। एक छोटी सी तकनीकी गलती पूरे मिशन को प्रभावित कर सकती है, लेकिन तकनीक ही एकमात्र चुनौती नहीं है। अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा कोई सुरक्षा कवच नहीं होता। वहाँ खतरनाक कॉस्मिक रेडिएशन मौजूद है। चांद की धूल इतनी बारीक और खुरदरी होती है कि यह स्पेस सूट और उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकती है। चांद पर तापमान भी बेहद कठिन होता है। वहाँ न हवा है, न मौसम और न ही कोई ऐसी सुविधा जो पृथ्वी पर हमें सामान्य लगती है। अगर कोई समस्या पैदा हो जाए तो मदद कुछ मिनटों में नहीं पहुंच सकती। यही कारण है कि आर्टिमिस 3 के पीछे हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और अंतरिक्ष यात्री कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है। लेकिन शायद इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि आर्टिमिस 3 का असली लक्ष्य चांद नहीं है। नासा चांद को एक शुरुआत के रूप में देखता है। भविष्य में लूनर गेटवे जैसे अंतरिक्ष स्टेशन और चांद पर स्थायी बेस इंसानों को लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का अनुभव देंगे। वैज्ञानिक वहां नई तकनीकों का परीक्षण करेंगे और यह समझेंगे कि पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर जीवन कैसे संभव बनाया जा सकता है, क्योंकि मानवता का अगला बड़ा सपना है मंगल ग्रह तक पहुंचना। बहुत से विशेषज्ञ मानते हैं अगर इंसान को मंगल पर भेजना है तो पहले चांद पर रहना सीखना होगा। आसान शब्दों में कहें तो आर्टिमिस 3 मंजिल नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ी यात्रा की तैयारी है। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, चांद की सतह पर आज भी अपोलो मिशनों के पद चिन्ह मौजूद हैं। आधी सदी से वे खामोशी में वहीं खड़े हैं। उन्होंने समय को गुजरते हुए देखा है, लेकिन किसी नए इंसान को नहीं। शायद बहुत जल्द आर्टिमिस 3 के अंतरिक्ष यात्री उन्हीं पुराने निशानों के पास खड़े हों। एक तरफ 1972 की यादें होंगी और दूसरी तरफ भविष्य की शुरुआत। यह सिर्फ 2 मिशनों का मिलन नहीं होगा, बल्कि 2 पीढ़ियों के सपनों का मिलन होगा। अगर आर्टिमिस 3 सफल होता है तो शायद आने वाली पीढ़ियां इसे सिर्फ एक स्पेस मिशन के रूप में याद नहीं करेंगी। वे इसे उस दिन के रूप में याद करेंगी जब इंसान ने फैसला किया कि वह सिर्फ पृथ्वी का निवासी बनकर नहीं रहेगा। जिस तरह हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने समुद्र पार करके नई दुनिया की खोज की थी, उसी तरह आज अंतरिक्ष हमारी नई सीमा बन चुका है। हो सकता है आने वाले 100 वर्षों में चांद पर रिसर्च स्टेशन हो, वहां वैज्ञानिक महीनों तक काम करें और मंगल की यात्राएं वहीं से शुरू हों। और अगर एक दिन कोई बच्चा किसी दूसरे ग्रह की धरती पर खड़े होकर पीछे मुड़कर देखेगा तो शायद उसे याद दिलाया जाएगा कि यह सफ़र एक छोटे से नीले ग्रह से शुरू हुआ था और उस सफ़र का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था मानवता की चांद पर वापसी। 50 साल पहले जीन सेरनन ने कहा था कि इंसान एक दिन फिर लौटेगा। अब पूरी दुनिया उस वादे के सच होने का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि सवाल यह नहीं है कि क्या हम दोबारा चांद पर कदम रखेंगे। सवाल यह है कि क्या आर्टिमिस 3 वह पल साबित होगा जब मानव सभ्यता ने पहली बार महसूस किया कि उसका असली घर सिर्फ पृथ्वी नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड है। लेकिन शायद इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी भी बाकी है। अगर हम चांद पर वापस पहुंच गए तो उसके बाद क्या होगा? आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वज रात के आसमान को देखकर सोचते थे कि उन चमकते हुए तारों के पार क्या होगा। समय बदलता गया, इंसान ने पहिए का आविष्कार किया, समुद्रों को पार किया, नए महाद्वीप खोजे और फिर एक दिन उसने पृथ्वी की सीमाओं को भी पीछे छोड़ दिया। 1969 में इंसान पहली बार चांद पर पहुंचा और ऐसा लगा कि अब ब्रह्मांड की यात्रा कभी नहीं रुकेगी। लेकिन 1972 में आखिरी अंतरिक्ष यात्री के वापस लौटने के बाद चांद फिर से खामोश हो गया। आधी सदी तक वहां सिर्फ पुराने पदचिह्न, कुछ वैज्ञानिक उपकरण और एक अधूरा वादा मौजूद रहा।
शायद इतिहास का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि इंसान कभी बहुत लंबे समय तक एक जगह नहीं रुकता। हर पीढ़ी अपने से आगे की पीढ़ी के लिए एक नया रास्ता बनाती है। अपोलो मिशनों ने यह साबित किया कि इंसान चांद तक पहुंच सकता है। आर्टेमिस प्रोग्राम शायद यह साबित करेगा कि इंसान वहां वापस रह भी सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि भविष्य में चांद पर छोटे छोटे रिसर्च स्टेशन बने, वहां वैज्ञानिक महीनों तक काम करें और मंगल ग्रह की यात्राएं वहीं से शुरू हों। हो सकता है कि आने वाले वर्षों में कोई बच्चा चांद पर पैदा न हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि आज जो बच्चे रात के आसमान को देखकर सपने देख रहे हैं, उन्हीं में से कोई पहला इंसान बने जो मंगल की धरती पर कदम रखे। और जब वह पीछे मुड़कर मानव इतिहास को देखे तो उसे एक ऐसी कहानी दिखाई दे जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी। एक ऐसी कहानी जिसमें इंसान हमेशा क्षितिज के उस पार देखने की कोशिश करता रहा, पहले पहाड़ों के पार, फिर समुद्रों के पार और अब सितारों के पार। यह मिशन आने वाली पीढ़ियों को यह विश्वास देगा कि असंभव कहे जाने वाले सपने भी एक दिन हकीकत बन सकते हैं, क्योंकि हर महान यात्रा की तरह यह कहानी भी चांद पर खत्म नहीं होती। यह कहानी वहां से शुरू होती है और शायद आने वाले समय में जब कोई अंतरिक्ष यात्री किसी दूसरे ग्रह की धरती पर खड़ा होकर रात के आसमान में एक छोटे से नीले बिंदु को देखेगा तो उसे एहसास होगा कि कभी पूरी मानव सभ्यता उसी छोटे से ग्रह पर रहती थी। और तब शायद पूरी दुनिया समझेगी कि आर्टेमिस 3 सिर्फ मानवता की चांद पर वापसी नहीं है, यह उस दिन की शुरुआत है जब इंसान ने ब्रह्मांड को अपना घर बनाने का फैसला किया।